गाइस वेलकम टू जॉन अकेडमी। दिस इज शाहुल जॉन। आज हम पढ़ने वाले हैं NIOS हिस्ट्री कोड 315 चैप्टर 16 का पार्ट 2। फर्स्ट पार्ट को आप और बाकी सभी चैप्टर्स को प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। चैप्टर का नाम है भारत में ब्रिटिश शासन का संस्थापन 1857 तक। हमने फर्स्ट पार्ट में कुछ बातें क्लियर कर ली थी। ये सेकंड पार्ट है जो स्टार्ट है बंगाल में दोहरी शासन प्रणाली से। शुरू करते हैं बंगाल में दोहरी शासन प्रणाली। ठीक है, तो जब बंगाल में शासन स्थापित होने लग गया, आरंभिक अवस्था कैसी थी इसके बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। बंगाल में कंपनी शासन स्थापना की आरंभिक अवस्था में मुगल साम्राज्य की प्रशासन पद्धति का ही अनुसरण किया गया। इसका मतलब ये है कि जब बंगाल में कंपनी शासन की स्थापना हुई, उसकी शुरुआती अवस्था के अंदर क्या हुआ, मुगल साम्राज्य की ही प्रशासन पद्धति का अनुसरण यानी कि उसको ही अपनाया गया। अब ये मुगल प्रशासन की कौन कौन सी पद्धति थी? मुगल प्रशासन मुख्यतः दो विभागों में कार्य करता था। कौन कौन से विभागों में? निजामत तथा दीवानी। ठीक है, तो बंगाल में जब कंपनी की स्थापना हुई, शुरुआती अवस्था में मुगल साम्राज्य की प्रशासन पद्धति का अनुसरण किया गया। मुगल प्रशासन मुख्यतः दो विभागों में कार्य करता था। कौन कौन से? निजामत तथा दीवानी। व्यापक अर्थों में निजामत से, यानी ये जो निजामत है उसका मतलब क्या है? व्यापक अर्थों में निजामत से अर्थ कानून व्यवस्था एवं प्रशासन तथा फौजदारी मामलों से था। ठीक है, तो व्यापक अर्थों में निजामत से अर्थ किससे था? कानून व्यवस्था एवं प्रशासन तथा फौजदारी मामलों से था, तथा दीवानी राजस्व प्रशासन तथा कानून से संबंधित थी। ठीक है, और जो दीवानी थी, तो निजामत से अर्थ किससे है? कानून व्यवस्था एवं प्रशासन और फौजदारी मामलों से। आपको ये लिख लेना है कि निजामत से अर्थ है कानून व्यवस्था, प्रशासन, फौजदारी मामलों से, और दीवानी का मतलब था, अर्थ है राजस्व प्रशासन तथा नागरिक कानून से संबंधित। प्रांतीय सूबेदार निजामत का प्रभारी हुआ करता था। जो प्रांतीय सूबेदार था वो निजामत का, जैसे अभी हमने पढ़ा दो प्रभार थे, तो निजामत भी था और एक दीवानी। तो जो प्रांतीय सूबेदार था वो निजामत का प्रभारी हुआ करता था। अलग अलग पॉइंट में लिख सकते हो, अब ये अलग पॉइंट में आ जाएगा यहाँ से। उसे नज़ीम भी कहा जाता था। जो निजामत का प्रभारी होता था उसे नज़ीम भी कहा जाता था। तथा दीवान, अब एक था निजामत, तो सूबेदार कौन था? सूबेदार, प्रांतीय सूबेदार निजामत का प्रभारी होता था, उसे नज़ीम भी कहते थे। और दीवान राजस्व प्रशासन का प्रभारी हुआ करता था। जो दीवान था वो राजस्व प्रशासन का प्रभारी हुआ करता था। इलाहाबाद की संधि के उपरांत अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवान बनाया गया। तो जब इलाहाबाद की संधि हो गई, तब अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवान बना दिया गया। किंतु लॉर्ड क्लाइव ने क्या करा? बंगाल शासन पर प्रत्यक्ष नियंत्रण ना लेना ही पसंद किया। पर लॉर्ड क्लाइव चाहते थे कि वो बंगाल के शासन पर सीधा कंट्रोल नहीं लेना चाहते। यह जिम्मेदारी नवाब के नायब दीवान तथा नायब नजीम मोहम्मद रजा खान को सौंपी गई। तो लॉर्ड क्लाइव ने मना कर दिया बंगाल पे डायरेक्ट कंट्रोल करने के लिए। उन्होंने जिम्मेदारी दे दी नवाब के नायब दीवान और नायब नजीब मोहम्मद रजा खान को दे दिए। ठीक है,
नायब नजीम के तौर पर वह नवाब का प्रतिनिधित्व था, वही नायब दीवान के नाते वह कंपनी का प्रतिनिधित्व भी करता था। और जो नायब नजीब के तौर पे क्या करता था, वह नवाब का प्रतिनिधि था, वही नायब दीवान के नाते वह कंपनी का प्रतिनिधित्व भी करता था। तो नवाब का तो प्रतिनिधि करता ही था, साथ ही साथ वो कंपनी का भी प्रतिनिधित्व किया करता था। इस प्रकार नवाब को दीवानी तथा फौजदारी दोनों ही कानूनों को देखना पड़ता था। और जो नवाब हुआ करता था उसको दीवानी भी कानून देखना पड़ता था और साथ ही साथ फौजदारी कानून को भी देखना पड़ता था। हालांकि उसे अपना कार्य मोहम्मद रजा खान के माध्यम से करना था, जो अंग्रेजी कंपनी के नियंत्रण, निर्देशन, निरीक्षण में था। पर जो नवाब हुआ करता था उसको जो भी अपना कार्य करना पड़ता था वो मोहम्मद रजा खान के माध्यम से ही करना पड़ता था, जो कि कौन था, कंपनी के नियंत्रण, निर्देशन, निरीक्षण में कार्य करता था। दीवान के तौर पर कंपनी राजस्व की वसूली प्रत्यक्ष करती थी। तो दीवान के तौर पर कंपनी क्या करती थी, जो टैक्स लेती थी राज्यों से सीधे तौर पर लेती थी, जबकि उप निजाम की नियुक्ति के अधिकार द्वारा वह निजामत अर्थात पुलिस न्यायिक शक्तियों पर नियंत्रण रखती थी। फिर और क्या, टैक्स तो लेती ही थी, राजस्व तो लेती थी, साथ ही साथ उप निजाम की नियुक्ति के अधिकार द्वारा, उप निजाम जो बना था उसकी नियुक्ति के द्वारा वह पुलिस न्यायिक शक्तियों पर भी नियंत्रण रखती थी, यानी पुलिस पर भी नियंत्रण रखती थी, यानी कि जो न्यायिक शक्ति है उस पर नियंत्रण रखा करती थी। इस व्यवस्था को शासन की दोहरी प्रणाली के रूप में जाना गया। ठीक है, तो इस व्यवस्था को ही दोहरी शासन प्रणाली के रूप में जाना गया। एग्जाम में अगर आता है दोहरी शासन, दोहरी प्रणाली के रूप में बताइए, तो ये सारा है जो हमने पढ़ा कि एक तरफ तो वो राजस्व की वसूली भी कर रहे हैं, दूसरी तरफ वो पुलिस नायब शक्तियों पर भी नियंत्रण रख रहे हैं। दूसरी ओर यहाँ पर दीवानी फौजदारी कानून नवाब के हाथ में है, तो ये दोहरी चीज़ों का होना देखा जा रहा है। इस प्रणाली के तहत अंग्रेजों के पास बिना किसी जिम्मेदारी के शक्ति तथा संसाधन थे। तो इस प्रणाली से कौन सी प्रणाली से, दोहरी प्रणाली से अंग्रेजों के पास क्या थे, बिना किसी जिम्मेदारी के शक्तियां भी थी और संसाधन भी थे। वही नवाब के पास बिना शक्ति के शासन चलाने की जिम्मेदारी थी। तो उनको जिम्मेवारी नहीं मिली अंग्रेजों को, फिर भी उनके पास शक्ति भी है, संसाधन भी है, साथ ही साथ नवाब के पास बिना किसी शक्ति के शासन चलाने की जिम्मेवारी भी है। इस प्रकार कुशासन का पूर्ण उत्तरदायित्व नवाब का ही होता था। कुशासन यहाँ पर हो रहा है क्योंकि उसको बिना शक्ति के जिम्मेदारी दी गई है, तो ये कुशासन हो गया, यानी कि अच्छा शासन नहीं था। मुगल बादशाह को अदा की जाने वाली मामूली राशि के बदले में एकत्र राजस्व कंपनी की आय का एक अनन्य साधन रहा। तो मुगल बादशाह को अदा की जाने वाली मामूली राशि के बदले में एकत्र राजस्व, तो थोड़ी बहुत राशि वो मुगल बादशाह को उपलब्ध करा देती थी कंपनी, और उनसे राजस्व में एक एकत्र राजस्व कंपनी की जो भी उनसे राजस्व भी लिया करती थी मुगल बादशाह से, थोड़ी बहुत मामूली राशि मुगल बादशाह को उपलब्ध भी कराती थी कंपनी, और उनके राज्यों से थोड़ी बहुत राशि जो होती थी या जो राजस्व होता था वसूलती थी कंपनी। तो उनका ये अन्य तौर से पैसा कमाना हो जाता था। ठीक है, अब आपने इसमें पढ़ ही लिया है कि निजामत तथा दीवानी को स्पष्ट कीजिए, ऊपर आपने पढ़ लिया है। दोहरी शासन प्रणाली से क्या तात्पर्य, जिसके अंदर दोहरे शासन होते थे, दो शासन। लॉर्ड क्लाइव ने दोहरी या द्वंद्वात्मक शासन प्रणाली की शुरुआत क्यों की। ठीक है, तो ये सभी क्वेश्चन आप ऊपर से कर सकते हैं। अब पढ़ेंगे विस्तार। विस्तार की विचारधारा, साधन और तरीके। कंपनी एक व्यापारिक कंपनी की भूमिका से बदलकर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी धीरे धीरे भारत में सर्वोच्च राजनीतिक शक्ति बन गई। तो पहले तो एक व्यापारिक कंपनी थी, व्यापार करने के लिए आई थी,
बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी क्या बन गई, सर्वोच्च राजनीतिक शक्ति भी बन गई। आपको याद रखना है, पहले वो सिर्फ व्यापार के लिए आई थी, फिर वो क्या बन गई, एक राजनीतिक शक्ति, यानी कि अब वो देश को चलाने वाली शक्ति बन गई थी। कई अन्य क्षेत्रीय शक्तियां भी ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन हो गई, और भी जो कंपनियां थी ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर में आ गई। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में मैसूर के महान शासक हैदर अली तथा उसके पुत्र टीपू सुल्तान ने अंग्रेजी फौज की नाक में दम किए रखा। तो 18वीं शताब्दी जब आई तो मैसूर के महान शासक हैदर अली और उनके पुत्र जो थे टीपू सुल्तान, उन्होंने अंग्रेजों के नाक में दम कर दिया था। हैदर अली सन 1749 से मैसूर की सेना का सेनापति था। इनके बारे में भी लिख लेना है आपको। 1749 से मैसूर की सेना का सेनापति था कौन, हैदर अली। और 1761 ईस्वी में मैसूर का शासक बना। पहले सेनापति था, फिर शासक बन गया। सन 1781 में सर आयर कूटी के हाथों पराजित होने तक हैदर ने कंपनी के खिलाफ अपना संघर्ष जारी रखा। बाद में 1781 में मैसूर के जो शासक बन गए थे हैदर अली, वो हार गए 1781 में सर आयर कूटी के हाथों, पर तब तक उन्होंने कंपनी के खिलाफ अपना संघर्ष स्थापित रखा। बाद में क्या हुआ, 1799 में टीपू सुल्तान की वीरगति के पश्चात मैसूर पर अंग्रेजों का अधिकार स्थापित हो गया। पर जब 1799 में टीपू सुल्तान वीरगति को समर्पित हो गए, यानी कि उनकी डेथ हो गई 1799 में, तब क्या हुआ, मैसूर पर अंग्रेजों का अधिकार आ गया। ठीक है, पहले किसका अधिकार था, हैदर अली का, फिर टीपू सुल्तान भी हार गए, तो पूरे मैसूर पर अंग्रेजों का अधिकार स्थापित हो गया। सन 1772 से 1818 के दौरान हुए अंग्रेज मराठा युद्ध के चलते मराठा साम्राज्य की शक्ति धीरे धीरे क्षीण होती गई। जब 1772 से 1818 तक अंग्रेज और मराठा के बीच में लड़ाई हुई, जैसे कि हमने पहले पढ़ा था अपने चैप्टर में, तो मराठा की जो शक्ति थी वो धीरे धीरे खत्म होने लग गई, क्षीण होती गई, तथा अंत में कुछ मराठा क्षेत्र भी अंग्रेजों के कब्जे में क्या हुए, चले गए। बाद में जब मराठा शक्ति अंग्रेजों और उनकी लड़ाई हुई, तब क्या हुआ, तो बहुत से क्षेत्र मराठा के अंग्रेजों के पास चले गए। मराठा तथा मैसूर के अभियानों के दौरान आर्थर वेलेस्ली के नेतृत्व में अंग्रेजों ने पूरे दक्षिण भारत, पश्चिम भारत, पूर्वी भारत के भूभाग पर आधिपत्य स्थापित कर लिया। तो जब मराठा तथा मैसूर के अभियानों के दौरान आर्थर वेलेस्ली के नेतृत्व में अंग्रेजों ने क्या करा, जब आर्थर वेलेस्ली नेतृत्व कर रहे थे अंग्रेजों का, उस समय में पश्चिमी भारत, पूर्वी भारत और उनका भूभाग क्या थे, पश्चिमी भारत, पूर्वी भारत उनके आधिपत्य में आ गए अंग्रेजों के। दूसरा तरीका अंग्रेजों तथा स्थानीय शासकों के बीच हुई सहायक संधियों का था। तो दूसरा तरीका क्या था, अंग्रेजों और स्थानीय शासकों के बीच जो सहायक संधि हुई थी, जिस सनद कहते थे, का था। इस योजना के चलते आने वाले समय में देसी रियासतों का निर्माण किया गया। इस योजना के चलते रहने में देसी रियासतों का भी निर्माण होने लग गया। सन 1798 तथा उसके बाद लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा सहायक संधि का प्रस्ताव लाया गया। जब 1798 आया, उसके बाद लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा सहायक संधि का प्रस्ताव भी लाया गया। इस संधि के अंतर्गत अंग्रेजों ने भारतीय रियासतों की भारी खतरों तथा आंतरिक विवादों से रक्षा करना स्वीकार किया। फिर जब ये संधि आई, जो सहायक संधि लाए थे लॉर्ड वेलेस्ली, तब अंग्रेजों ने भारतीय रियासतों को भारी खतरों से भी बचाया
और आंतरिक खतरों से भी रक्षा की, जिसके बदले में इस संधि को अपनाने वाले भारतीय शासकों को अंग्रेजी सैन्य दलों की छावनी बनानी थी। इसके बदले में क्या करा, इस संधि को जिस जिस भारतीय शासकों ने अपनाया, जिसके बदले में संधि को अपनाने वाले भारतीय शासकों को जिस संधि को भारतीय शासकों ने अपनाया उसको अंग्रेजी सैन्य दलों की छावनी बनानी थी। अब अंग्रेजी दलों की छावनी बनानी थी, कंटोनमेंट बनाना था, तथा उसकी देखभाल के लिए उन्हें अंग्रेजों को आर्थिक सहायता प्रदान करनी थी, और उसकी देखभाल करने के लिए उन्हें अंग्रेजों को आर्थिक सहायता भी देनी थी। इस संधि पर हस्ताक्षर करने वाला शासक अंग्रेजों की पूर्व अनुमति के बगैर ना तो कोई और संधि कर सकता था, ना ही किसी युद्ध में भाग ले सकता था। जिसने लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा जो प्रस्ताव संधि लाई गई थी उस पर साइन करा जिस भारतीय शासकों ने, तो वह अंग्रेजों के खिलाफ बगैर ना तो किसी संधि को अपना सकता था, ना ही किसी युद्ध में भाग ले सकता था। इन राज्यों में एक अंग्रेज पदाधिकारी की नियुक्ति होती थी, एक रेजिडेंट की नियुक्ति होती थी, जो राज्य के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कर सकता था। तो एक अंग्रेज को रेजिडेंट बना दिया जाता था जो राज्य के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कर सकता था। यह व्यवस्था अंग्रेजी विस्तार के लिए वरदान सिद्ध हुई, क्योंकि बिना एक भी पैसा खर्च किया अंग्रेजों के पास विशाल सेना उपलब्ध हो गई। अब इसके द्वारा क्या हुआ, एक विशाल सेना आ गई अंग्रेजों के पास। यहाँ तक कि इस व्यवस्था ने भारतीय दरबार से विदेशी प्रभाव को भी बाहर निकाल दिया, और साथ ही साथ भारतीय दरबार से विदेशी प्रभाव को भी बाहर निकाल दिया। इस संधि में शामिल होने वाला पहला राज्य हैदराबाद, जिसके निज़ाम ने सन 1798 में संधि पर हस्ताक्षर किए। जो इस संधि में, आपको याद रखना है, इस संधि में जो पहला शासक जुड़ा था वो था हैदराबाद का निज़ाम, जो 1798 में संधि से जुड़ गया था। वह अपने दरबार से फ्रांसीसी अधिकारियों को निकालने तथा उसके स्थान पर अंग्रेजी अधिकारियों की नियुक्ति करने को बाध्य हुआ। उसने बोला कि मैं अपने बाध्य हो गया कि वो फ्रांसीसी अधिकारियों को हटा देगा, बल्कि अंग्रेजी अधिकारियों की नियुक्ति कर लेगा। उसने अंग्रेजी सेना के रखरखाव के लिए बेल्लारी तथा कुडप्पा क्षेत्र अंग्रेजों को प्रदान कर दिए। उसने अंग्रेजी सेना के लिए अंग्रेजों की सेना के लिए क्या करा, उनके रहने के लिए, उनके रखरखाव के लिए एक तो बेल्लारी और एक कुडुब्बा क्षेत्र अंग्रेजों को प्रदान कर दिया। आप लिख सकते हैं, बेल्लारी और कुडुब्बा क्षेत्र अंग्रेजों को प्रदान करे। इस संधि ने महाराजाओं एवं नवाबों की देसी रियासतों का निर्माण किया। इसी संधि ने क्या करा, नवाबों की देसी रियासतों का, महाराजाओं और नवाबों की देसी रियासतों का निर्माण करना स्टार्ट कर दिया, जिसमें से कि मुख्य कौन कौन सी थी, कोचीन 1791, जयपुर 1794, त्रावणकोर 1795, हैदराबाद 1798, मैसूर 1799 जीते हुए राज्यों में शामिल था। ठीक है, ये आ गई मुख्य। जीते हुए राज्यों में शामिल था उत्तर पश्चिमी भूभाग, जिसमें थे रोहिलखंड, गोरखपुर तथा दोआब। 1801 में थे दिल्ली, 1801 में आए ये तीनों, और दिल्ली 1803 और सिंध आया 1843 में। और सन 1849 में आंग्ल सिख युद्ध के उपरांत पंजाब आ गया, उत्तर पश्चिमी सीमा क्षेत्र तथा कश्मीर जीत लिए गए। अमृतसर की संधि 1850 में जो हुई थी, अमृतसर की संधि आप लिख सकते हैं अमृतसर की संधि के बारे में, जो 1850 में हुई थी, के तहत कश्मीर, जम्मू, डोगरा वंश को बेच दिया गया तथा इस प्रकार वह भी राजसी रियासत हो गया। सन 1854 में बेरार तथा 2 वर्ष उपरांत अवध का राज्य भी अंग्रेजी राज्य का हिस्सा बन गया था। सहायक संधि व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य नए राज्यों को अपने नियंत्रण में लाना। सहायक संधि व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या था, नए राज्यों को अपने नियंत्रण में लाना तथा फ्रांसीसी शक्ति को घटाना था, जिससे अंग्रेज भारत की प्रमुख राजनीतिक शक्ति बन सके। वो अंग्रेज चाहते थे कि अंग्रेज सब जगह से हट जाए और उनका ही शासन हो जाए।
अंग्रेजों के अधीन होने वाला अंतिम राज्य पंजाब था, जो 1849 में अंग्रेजी राज का हिस्सा बना था। तो लास्ट कौन था? पंजाब। यहाँ महाराजा रणजीत सिंह का शासन था, जिन्होंने भिन्न सिख मिसलों को एक राज्य में संगठित कर लिया तथा उन्होंने प्रशासन की आधुनिक पद्धति की स्थापना भी की थी। उसकी सेना अंग्रेजी शासन के बाद एशिया की दूसरी सबसे बड़ी संगठित सेना थी। तो अंग्रेजों की सेना के बाद राजा रणजीत सिंह की सेना सबसे बड़ी थी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने महाराजा रणजीत सिंह के साथ दोस्ताना संबंध भी कायम किए, किंतु 1839 में उनकी मृत्यु के एक दशक के भीतर ही दो अंग्रेज सिख युद्ध हुए तथा अंततः 1849 में पंजाब भी अंग्रेजी राज्य का हिस्सा बन गया। जब महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु हो गई तो एक दशक यानी कि 10 साल बाद अंग्रेजी सिख युद्ध हुआ, दो युद्ध हुए। उसके बाद 1849 में पंजाब भी अंग्रेजी राज्य का हिस्सा बन गया। फिर है राज्य विलय नीति। लॉर्ड डलहौजी, जो कि भारत में 1848 से 1856 तक कंपनी का गवर्नर थे, कौन? लॉर्ड डलहौजी द्वारा लाई गई अधिग्रहण नीति उन दिनों भारतीय राजाओं में प्राकृत उत्तराधिकारी अर्थात पुत्र के ना होने की स्थिति में अपने राज्य की सुरक्षा के लिए बच्चा गोद लेने का चलन था कि अगर कि दत्तक पुत्र बना सकते हैं, किंतु राज्य विलय की नीति के तहत कोई भी भारतीय राज्य जो अंग्रेजी राज्य के अधीन था या उसके द्वारा ब्रिटिश अधीनस्थ प्रणाली के सहायक राज्य के रूप में निर्मित थे, वे शासक अक्षम होने की स्थिति या उसके पुत्र ना होने की स्थिति में ब्रिटिश राज्य के अधीन हो जाएंगे। यानी कि अगर कोई किसी का लड़का नहीं है या बच्चा नहीं है तो उसके कोई दत्तक पुत्र यानी किसी को गोद लेके बना सकता है वो शासन। अगर वो भी अक्षम नहीं है तो प्रॉपर्टी या वो सारी चीज़ अंग्रेजों के हाथ में आ जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार भारतीयों द्वारा उत्तराधिकारी ना होने की स्थिति में उत्तराधिकारी चयन की सर्वोच्चता को ही समाप्त नहीं किया गया, बल्कि अंग्रेजों ने भारतीय शासकों की क्षमताओं को आंकने का भी अधिकार हासिल कर लिया। अब वो उनकी क्षमताओं को भी आंकने लग गए कि वो प्रॉपर्टी कब अपने पास ले सकते हैं या उनकी रियासत कब अपने पास रख सकते हैं। क्योंकि इस नीति के लागू करने के साथ ही अंग्रेजों ने इस उपमहाद्वीप पर पूर्ण तथा प्रभावी प्रशासन नियंत्रण स्थापित कर लिया। जब ये नीति बन गई कि अगर किसी का कोई लड़का बच्चा नहीं है तो वो दत्तक पुत्र ले सकता है, अगर दत्तक पुत्र भी अक्षम है यानी कि सक्षम नहीं है पोस्ट के लिए तो अंग्रेजों को ही वो सारी चीज़ें प्राप्त हो जाएंगी। इस सिद्धांत के उपयोग द्वारा सतारा, जयपुर, संबलपुर, नागपुर, झांसी जैसी रियासतों को अंग्रेजों ने विलय कर लिया था। अक्सर अंग्रेजों द्वारा किए गए रियासतों के अधिग्रहण को न्यायसंगत ठहराया जाता था कि जिस तरीके से भी रियासत को ये अधिग्रहण कर रहे हैं ये न्यायसंगत नहीं है, कि शासक अयोग्य है तथा प्रजा के कल्याण के प्रति अपनी जिम्मेदारी को निभा नहीं पा रहा, जैसा कि अवध के नवाब के साथ 1850 में किया गया। यानी कि जो शासक अंग्रेजों को लगता था ये ढंग से नहीं संभाल पा रहा रियासत को तो उसकी रियासत को भी छीन लिया जाता था अंग्रेजों के द्वारा। तो ये सब आपने भारत में अंग्रेजी राज्य के विस्तार के लिए लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा कौन से उपाय किए गए, सहायक संधि, ये सब आपने पढ़ लिया है। ये हमारा सेकंड पार्ट था 16 चैप्टर का। इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।